Good morning, my dear student. Today we'll talk about the class 10th NCERT exercise 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की वर्ड प्रॉब्लम हम आज सॉल्व करेंगे। पहली वाली वर्ड प्रॉब्लम हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए फर्स्टली रीड द वर्ड प्रॉब्लम। मैंने आपको बार बार कहा है कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम फर्स्टली रीड इट 2 और 3 टाइम्स, 2-3 बार उसे पढ़िए। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है हम लोग की। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। मतलब एक फ्रैक्शन दिया है। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p/q या a/v, है ना। तो हम यहाँ पे x और y मानते हैं, इसलिए मान लेते हैं x और y। लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग लेट करने की नीड नहीं है, आप एक साथ भी कर सकते हो। अब केस फर्स्ट है हमारा, है ना। पहला केस क्या है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। मतलब न्यूमरेटर से 1 आपने सब्ट्रैक्ट किया। अपर 1 इज द न्यूमरेटर, लोअर 1 इज द डिनोमिनेटर, पता ही है आप लोग को। तो मैंने न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या हुआ x - 1, और डिनोमिनेटर तो आपका सेम ही है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है आपका 1/3, है ना। यही कहा ना उन्होंने कि जब आप न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फ्रैक्शन बिकम 1/3। तो हमने न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या बन गया 1/3। अब कर लो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाई x, 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई y, ठीक है। देन अब क्या करो, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड एंड कांस्टेंट राइट हैंड साइड। बाय उठ के आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो इट विल बिकम 3x माइनस y और माइनस 3 राइट हैंड साइड गया तो +3। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देन केस सेकंड। सेकंड केस क्या है हम लोग का? सेकंड केस दिया है कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते तो 1/4 बन जाता है। तो क्या हुआ आपका न्यूमरेटर तो अब एक ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में आपने क्या कर दिया 8 ऐड कर दिया। तो डिनोमिनेटर बाय था, उसमें हमने 8 ऐड कर दिया, तो इट विल बिकम 1/4, ठीक है। नाउ लेट अस सी, सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई x 4x एंड 1 मल्टीप्लाई बाई y और 1 मल्टीप्लाई बाई 8। देन क्या हो जाएगा, एवरीथिंग विल कम लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड एंड कांस्टेंट राइट हैंड साइड। तो बाय लेफ्ट हैंड साइड आया तो 4x माइनस y इक्वल टू 8। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना तो आ गई होगी, क्योंकि हमने बहुत सारी इक्वेशंस आपकी सॉल्व कर ली है। तो यहाँ से आप इन्हें दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन ये है आपकी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड द अनदर इज 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल कर ला सकते हो, ठीक है। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं एक बार इजीली, जल्दी जल्दी हम देख लेंगे इसे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 वाली क्या थी हम लोग की 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। देन हमने क्या यहाँ पे क्या आपके बाय के कॉफिशेंट सेम है लेकिन साइन भी सेम है, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, बाय से बाय कैंसल। माइनस 4x माइनस 3x माइनस 8 से इक्वल टू -5। तो माइनस से माइनस कैंसल, x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5। मतलब x की वैल्यू 5 आ गई। इस वैल्यू को उठा के 1 या 2 में कहीं पे भी पुट कर दो, तो हम 1 में ही पुट कर लेते हैं। फ्रॉम 1, देखिए आप प्रॉपर लिखना, मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करना बताई है इसलिए मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। हमने 1 में पुट किया x की वैल्यू 5, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये होगा 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो विल गेट माइनस वाई इक्वल टू -12। तो y इक्वल टू क्या आ गया 12। अब ये मत बोलना सर 12 कैसे आ गया, जब 15 आपका लेफ्ट हैंड साइड गया -15 बना, 3 माइनस 15 12, माइनस से माइनस कैंसिल। तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन था x/y, तो x की वैल्यू तो है 5 और y की वैल्यू है 12, तो ये बन गया आपका 5/12, ठीक है। इन दैट वे यू कैन सॉल्व द इक्वेशन। अब आप कहो सर क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो तो, ठीक है। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द 4th। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, रीड कीजिए आप लोग, मैं भी रीड करता हूँ। Yes scored 40 marks in test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Okay. Had 4 marks been answered for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many question were there in the test? मतलब एग्जाम में कितने क्वेश्चन थे ये आपको बताना है। तो पहले बात समझिए, क्वेश्चन क्या दिया है। एक कोई लड़का है यस, उसे 40 मार्क्स आपके टेस्ट के अंदर मिलते हैं। कब? कंडीशन सुनिए, कब मिलते हैं? जबकि राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाए और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, ठीक है। राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स आप दे रहे हो, रॉन्ग आंसर के लिए
आप 1 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। देन अगर वहीं पर उन्होंने दूसरा केस दिया कि अगर राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिया जाए और रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो उसे 50 मार्क्स मिलेंगे। तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बताना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बताना है। तो देखिए लेट अस सी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी x, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी x and number of wrong answers be by, and number of wrong answers be by, ठीक है। आंसर लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, है ना। अब आप बोलोगे सर x और y हमने जो नंबर ऑफ राइट और रॉन्ग आंसर क्यों लिया, क्योंकि हमें देखिए 4 मार्क्स राइट के लिए मल्टीप्लाई करना है और रॉन्ग के लिए 2 मार्क्स माइनस करना है। तो हमें जब नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बताना चाहिए कि राइट क्वेश्चन कितने करेगा, रॉन्ग क्वेश्चन कितने करेगा, ठीक है। तब केस 1 की बात करते हैं पहले। केस 1 में क्या कहा कि उसे 40 मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए भैया, मतलब मुझे इतना पता है कि उसको राइट और रॉन्ग होने के बाद टोटल मार्क्स तो उसके 40 आना ही आना है। कब 40 मार्क्स मिलते हैं, जबकि 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए उसे दिए जाते हैं। मतलब 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए, राइट क्वेश्चन कितने किए उसने, x क्वेश्चन, तो 3 मल्टीप्लाई बाई x, ये तो राइट आंसर के मिल गए। और 1 मार्क्स रॉन्ग के लिए सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप इसमें से माइनस 1 मार्क्स रॉन्ग के लिए, 1 मार्क का तो बाई ही रहेगा, है ना। 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देन केस सेकंड, देखिए पहले वाले केस में समझ में नहीं आया तो सेकंड वाले में समझिए। अब क्या है, लेकिन अगर राइट करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क दिए जाते, तो करेक्ट आंसर कितने थे उसके, राइट आंसर करेक्ट आंसर x थे, और 4 मार्क्स एक के लिए मिलता है, तो x के लिए कितने मिल जाएंगे, 4x। और 2 मार्क्स रॉन्ग के लिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिडक्ट कर रहे हो, मतलब माइनस होंगे। 2 मार्क्स रॉन्ग के लिए सब्ट्रैक्ट हो तो क्या हो जाएगा आपका 2y, देन ही गोट द 50 मार्क्स। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, 2 से हमने सिंप्लीफाई किया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, है ना। सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 में हमें क्या मिला, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, एंड 2 में मिल गया मुझे 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। मैंने इसे सॉल्व किया, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये होगा माइनस, आपको पता है कैसे होता है ना। देन 3x माइनस 2x x एंड 40 माइनस 25 15, मतलब x की वैल्यू तो आ गई 15, x की वैल्यू आ गई 15, मतलब राइट आंसर कितने किए उसने 15, ठीक है। एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, कहीं पे पुट कर लो, 1 में कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने x की वैल्यू पुट की 3, x की वैल्यू थी 15 माइनस y इक्वल टू 40, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 15 45 माइनस वाई इक्वल टू 40। जब ये 45 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 45, तो y इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं 5, है ना। अब देखो x की वैल्यू 15 आई, y की वैल्यू 5 आई, लेकिन उन्होंने पूछा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो जब आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो चाहे आपका राइट क्वेश्चन हो या रॉन्ग क्वेश्चन हो, दोनों को प्लस करोगे तभी तो टोटल आएगा। लाइक मान लो एग्जाम में आपको 15 मार्क्स मिले, है ना, और क्वेश्चन 20 थे, तो क्या हुआ, आपने 15 राइट किए होंगे और 5 रॉन्ग किए होंगे, तभी तो आपको 15 मार्क्स मिले हैं, है ना। तो वही चीज़ है, चाहे राइट क्वेश्चन हो या रॉन्ग क्वेश्चन हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में तो आए थे ना, तो 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट, है ना, एग्जाम नहीं था टेस्ट था, क्वेश्चन इन टेस्ट इक्वल टू x प्लस वाई, तो x था 15, y था 5, तो कितने हो गए 20, मतलब कितने क्वेश्चन आए थे 20 क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़िए, तब तक मैं रब करता हूँ, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। देखिए मैंने बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन आपको जब भी बट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन आप नहीं पढ़ोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या है, देखिए 4th वाला, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hours। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट एट 1 hour। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। मतलब देखो दो प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, मतलब दो प्लेस है ए और बी। मान लो ये होगा आपका प्लेस ए, ये होगा आपका प्लेस बी,
दे आर 100 किलोमीटर अपार्ट, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 100 किलोमीटर हो चुकी है डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या बोलता है ये कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे स्टार्ट होती है। ठीक है, देन इफ वन कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। मतलब देखो पहले तो दोनों कार की स्पीड आपको पता होना चाहिए, तो स्पीड हम मान लेते हैं, लेट स्पीड्स ऑफ कार ए एंड बी बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर, मतलब कार ए की स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर, y की स्पीड होगी y किलोमीटर पर आवर। अब पहला केस उन्होंने क्या दिया, केस 1 की हम बात कर रहे हैं कि when they travel in same direction, when they travel in same direction, तो बात समझिए कि अगर सेम डायरेक्शन में चलती है तो 5 आवर में मिलती है। कितने टाइम में मिलती है आपकी 5 आवर में मिलती है। तो देखो जब ये कार है ए, इसने भी इधर चलना चालू किया और ये कार है बी, इसने भी इधर चलना चालू किया, सेम डायरेक्शन का मीनिंग यही तो होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्यू पे मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है आपका, पॉइंट क्यू पे मिलेगी, है ना। और पॉइंट क्यू पे मिलने में से कितना टाइम लगेगा आपका 5 आवर का लगेगा। मतलब अब बात यहाँ पे आपको समझना पड़ेगी थोड़ी, है ना, कि जो कार ए ने, अगर सेम डायरेक्शन की बात हम पहले कर रहे हैं कि जो कार ए ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया आपका ए से लेकर क्यू तक की, मतलब ए क्यू डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। और कार बी ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया आपका बी क्यू डिस्टेंस ट्रेवल की है। कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है बी क्यू, और कितने टाइम में मिली है ये 5 आवर में। तो पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है हमारा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमें स्पीड और टाइम भी पता होना चाहिए। टाइम तो कांस्टेंट है, तो आपको इसके टाइम का लोड नहीं है, हमें मेन चीज निकालना नहीं है डिस्टेंस। स्पीड हमने दोनों कार की आपकी मान ली है। ठीक है ना, बात समझिएगा। अब देखो मैं बात करता हूं कि अगर व्हेन दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए। कार ए कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ए से लेकर क्यू तक, मतलब कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने ए क्यू। कितने डिस्टेंस ट्रेवल की ए क्यू, बात समझिएगा ना। ए क्यू कितना हो जाएगा, कितने टाइम चली है कार। देखो स्पीड है आपकी एक्स कार ए की और टाइम था 5 आवर। कितनी देर चली कार 5 आवर, मतलब इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की ये की इसने 5x टाइम। 5x कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 5x, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय 5x किलोमीटर। बात समझे। देन अब हम बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय या ट्रेवल्ड कर लेना उसे भी, ऊपर वाले को भी, ठीक है। ट्रेवल्ड बाय कार बी कितनी डिस्टेंस होगी, कार बी तो बी से लेकर क्यू तक गई है केवल, तो वो हो गई बी क्यू। इन कार बी की अगर आप स्पीड की बात करो, हमने मानी थी बाय, ये भी चली कितने टाइम है 5 आवर ही चली है ना कार दोनों। तो इसकी स्पीड क्या, वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 बाई किलोमीटर। ये भी होगा आपका 5 बाई किलोमीटर। आ रही है बात समझ में आप लोग को, आई बात समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम क्लियर, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात समझो। अब देखो, अब अगर मैं नाउ बात करूँ, अगर मैं इस पूरे ए क्यू की बात कर लूँ, तो ए क्यू क्या होता है आपका ए बी प्लस बी क्यू। ए क्यू क्या होना हमारा ए बी प्लस बी क्यू। तो ए क्यू की डिस्टेंस आपके पास नहीं है, ए क्यू की डिस्टेंस आपके पास नहीं है, लेकिन हम ला सकते हैं ना। ए क्यू कब आएगा हमारा, नाउ ए क्यू विल बी इक्वल टू, या फिर ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, नाउ ए बी प्लस बी क्यू विल बी इक्वल टू ए क्यू। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका ए क्यू के इक्वल। अगर हम ए बी की बात कर लें, तो ए बी कितना है हमारे पास, या तो 100 किलोमीटर लिख लो आप। ए बी कितना है आपका 100 किलोमीटर है ना। या फिर आपने देखो, तो ए बी तो होगा मेरा 100 किलोमीटर, सीधा लिख दिया मैंने, प्लस बी क्यू की अगर हम बात करें, बी क्यू कितना है मेरे पास 5 बाय, और ए क्यू की बात करें तो ए क्यू कितना है हमारे पास 5x। यहाँ से हम इक्वेशन बना के ला सकते हैं। बात समझिएगा, मैंने क्या किया, मुझे ये पूरी लाइन आपकी ए क्यू दिख रही है। ए क्यू कब आता है आपका ए बी प्लस बी क्यू। आपने कहा लिख दिया ए क्यू इक्वल टू ए बी प्लस बी क्यू। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 100 किलोमीटर, हमने पुट कर दिया। बी क्यू हमने निकाल लिया 5 बाय, ए क्यू हमने निकाल लिया 5x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड, तो 5x माइनस 5 बाय इक्वल टू 100 हो गया आपका ये, है ना। मैंने 5 बाय को उठा के राइट साइड ले आया और खाली साइड चेंज कर ली। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से डिवाइड किया, x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1, है ना।
ये आई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड, when they traveled in opposite direction, when they traveled in opposite direction, ठीक है, when they traveled in opposite direction। अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो कितने टाइम में मिलती है, टाइम देखना पड़ेगा मुझे, कितना टाइम दिया इन्होंने। इन बनार, दे मीट इन बनार। तो मान लो ये जो मेरी कार ए थी ये इधर चलना चालू हुई, कार बी थी ये इधर चलना चालू हुई, तो ये किसी पॉइंट पी पर मिलती है। किस पॉइंट पर मिलती है, पी पर मिलती है। कितनी देर में, बनार में। तो हम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। अब देखो जब अपोजिट डायरेक्शन में चली तो कार ए ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया आपका, ए से लेकर पी तक आई है कार ए, तो कितने डिस्टेंस होगी वो ए पी। अभी हमने निकाला डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। कार की स्पीड तो एक से रहना और टाइम कितना है, अब 1 आवर का है, तो x मल्टीप्लाई बाय 1 x किलोमीटर ओनली, ये आ गया इसके डिस्टेंस। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार बी, सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, क्या होगा, कार बी कहां से कहां तक आई, कार बी से लेके पी तक आ गई, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने, बीपी। वही टाइम का वो स्पीड, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड थी y, टाइम लगा 1 आवर, तो क्या होगा ये y किलोमीटर केवल। अब नाउ अब बात करते हैं, अब अगर आप देखो आप इन दोनों को प्लस कर लो, AP और BP को, तो आपको AB मिल जाएगा, तो वही चीज हम लिख देते हैं, AP प्लस BP विल बी इक्वल टू AB। तो AP की वैल्यू थी x, BP की वैल्यू आई y, AB की वैल्यू थी 100। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए हो, अगर नहीं आया हो तो मैं भी एक बार और समझा दूंगा, है ना, पैनिक होने की नीड नहीं है। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या था हमारे पास 20 और x प्लस वाई था, ये था हमारे पास 100। मैंने इसे सॉल्व किया, बाय से बाय कैंसिल, x प्लस x 2x इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 60, है ना। तो सिमिलरली मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा, आप लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, है ना। मतलब अगर कार ए की स्पीड की बात करो, स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए, तो वो क्या होगी 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार भी वो क्या हो गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप लिख देना फाइनल आंसर, स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए वापस एक बार हो गया, इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या देखे रखा था उन्होंने आपका, कि दो कार हैं आपका ए और बी, मतलब आपका ये एक प्लेस है, दो प्लेस है ए और बी जो कि 100 किलोमीटर अपार्ट है, तो हमने बना लिया दो प्लेस ए बी जो कि 100 किलोमीटर अपार्ट है ना, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अब आपकी दो कार चलना स्टार्ट करती है एट द सेम टाइम फ्रॉम द पॉइंट ए एंड फ्रॉम द पॉइंट बी, कोई भी सेम टाइम है, तो हमें टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये सेम डायरेक्शन में चलती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगी आपकी दोनों कार, एक ही डायरेक्शन का मीनिंग क्या, सेम डायरेक्शन ऐसा, या फिर इधर जाएगी तो इधर जाएगी। ठीक है, तो ये 5 आवर में मिल जाती है। तो हमने कहा ठीक है भैया कि जो पॉइंट था कार ए ने यहाँ से चालू किया और कार बी ने यहाँ से चालू किया। अब देखो इससे ए बी के बीच में तो कहीं मिल ही नहीं सकती, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही थी कार आपकी। तो मैंने कहा बी आपका क्यू तक पहुंची और ए भी आपका क्यू तक पहुंची, और यहाँ पर आकर ये मिल गई है 5 आवर में। कितनी देर में मिली आपका 5 आवर में। तो हमने निकाला कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, कार ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, कार ए तो ए से लेके ए क्यू तक पहुंची, नहीं देखो ए से ए क्यू तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हमने वही लिखा ए क्यू, है ना। कार की स्पीड क्या थी x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा 5 आवर, तो डिस्टेंस क्या होगी 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x, ठीक है ना। सिमिलरली कार भी कहाँ से कहाँ तक पहुंची, कार भी इस टाइम में पहुंची b से लेकर q तक, मतलब b क्यू डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हमने लिखा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार b क्यू, कितने टाइम में, आपका वही टाइम तो 5 आवर ही लगा उसे भी, स्पीड क्या थी उसकी y, तो 5 बाय कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 5 बाय किलोमीटर। अब मैंने देखा कि सर पूरी जो लाइन ए क्यू है यही तो मिली है ए बी और बी क्यू को प्लस करने पर, तो हमने वही लिख दिया ए बी बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू इक्वल टू ए क्यू, वैल्यू पुट कर दिया, हमें मिला x माइनस वाई इक्वल टू 20। ओके, अब वहीं पर हमने बात की कि अगर सेकंड केस की कार अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, कार ए अगर इधर जा रही है तो बी इधर आएगी, कार ए इधर जा रही है तो बी इधर आएगी, और कार ए इधर जा रही है तो बी इधर आएगी, है ना। तो मैंने क्या कहा, कार ए इधर से चली और कार बी इधर से चली, दोनों मिल गई पॉइंट पी पर। कहाँ पर मिली, पॉइंट पी पर। कितनी देर में मिलती है 1 आवर में, है ना। तो कार ए ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की आपकी AP, तो हमने लिखा डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए AP। अब वही डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम,
टाइम लगा था 1 आवर का खाली, और स्पीड थी हमारी x, तो x मल्टीप्लाई बाय 1 x, तो मुझे क्या मिल गया x। कार b ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, b से p तक आई bp, तो क्या हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार b bp, बाय कैसा है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, b की स्पीड थी y, टाइम था 1 आवर, तो y मल्टीप्लाई बाय 1 y हो गया। और आपने फिर देखा कि AP और BP को प्लस करने पे 100 मिला, तो AP प्लस BP इक्वल टू AB, तो x प्लस y इक्वल टू 100, दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना। तो कार A की स्पीड क्या मिल गई मुझे 60 किलोमीटर पर आवर, कार बी की स्पीड क्या मिली 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए अगर क्वेश्चन आई होप आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अगर नहीं आया देन यू कैन वॉच द वीडियो 1 और 2 टाइम, देन यू विल गेट इट वेरी इजीली, ठीक है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्टली नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है हम लोगों को, the area of a rectangle get reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and width is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and width by 2 unit, then the area increases by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle। मतलब एक रेक्टेंगल के लिए दिया है, तो देखो पहले तो रेक्टेंगल के में पता होना चाहिए कि लेंथ और ब्रीथ दो चीज़ें होती हैं, उसका एरिया अगर आप निकालो तो हो जाता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। तो हम एल और बी मान के चलेंगे, लेट length and width, let length and breadth of rectangle be L मीटर एंड B मीटर, ठीक है, क्योंकि लेंथ को L मान लिया, ब्रीथ को B मान लिया। केस 1, पहले केस की हम बात कर लेते हैं, या फिर हम पहले यहाँ पे केस पहले की बात करने के पहले भी इसका एरिया निकाल लाते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ, तो लेंथ थी L मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ थी B, LV स्क्वायर यूनिट, ये होगा इसका एरिया आपका, ठीक है। अब बात आती है केस 1 की। अब देखते हैं केस 1। केस 1 आपका क्या बोलता है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, मतलब एरिया कितना कम हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। कब, जबकि लेंथ आपने 5 यूनिट कम कर दी और ब्रीथ आपने 3 यूनिट इंक्रीज कर दी। देखिए मीटर नहीं है, यूनिट ले लीजिए इन्हें, है ना, क्योंकि यूनिट दिया, मुझे लगा मीटर दिया इसलिए मैंने यहाँ पे मीटर मान लिया था, ठीक है, तो ये यूनिट है। अब देखो केस 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट। तो केस 1 लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, देन न्यू लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, देन न्यू लेंथ, जिसे मैं L1 मान लेता हूं, ठीक है। L1 क्या होगी आपकी, पहले तो L थी 5 यूनिट कम हुई तो L माइनस 5 यूनिट्स, ठीक है। सिमिलरली ब्रीथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, ब्रीथ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, देन न्यू ब्रीथ जिसे कि मैंने मान लिया B1, वो क्या हो जाएगा B प्लस 3 यूनिट, ठीक है। अब अगर आप एरिया निकालोगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ, एरिया तो वही होना है ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ, लेंथ थी L1, ब्रीथ थी B1, L1 की वैल्यू थी हमारे पास L माइनस 5, B1 की वैल्यू थी B प्लस 3, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब आ जाते हैं हम वापस क्वेश्चन की कंडीशन पे। नाउ क्या कहा कि जो एरिया है दैट एरिया विल बी रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, मतलब पहले जो एरिया था आपका LV, ये कितना कम हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट और कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं क्या होगा हमारा, ये जो न्यू एरिया आया आपका L माइनस 5 और B प्लस 3, ये जो पुराना एरिया था हमारा LB, इससे कितना कम है 9 यूनिट कम है, मतलब एरिया जब कम होगा तो एरिया में ही कम करना पड़ेगा ना, तो कम कर दिया हमने। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, क्या करेंगे पहले L का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, फिर -5 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, देन विल गेट L मल्टीप्लाई बाय B, LV, L मल्टीप्लाई बाय प्लस 3, 3L, -5 मल्टीप्लाई बाय B, -5B और -5 मल्टीप्लाई बाय 3, -15,
इक्वल टू एल बी माइनस 9, एल बी से एल बी कैंसिल, क्या बचा आपके पास 3l माइनस 5b माइनस 15 चला गया राइट हैंड साइड, तो माइनस 9 प्लस 15, तो क्या मिल गया आपको 3l माइनस 5b इक्वल टू 6, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ठीक है ना। अब अगली कंडीशन देखते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड बात समझिए, केस सेकंड में क्या दिया, मुझे लगा छोटा सा क्वेश्चन है हो जाएगा, उतने प्लेस में नहीं हुआ, लेकिन देखिए केस सेकंड के अंदर इन्होंने क्या दिया है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, तो देखो अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, अब आप लिख लेना, लेंथ कितनी होगी 3 यूनिट इंक्रीज होगी, मतलब न्यू लेंथ है आपकी L2 जो कि 3 यूनिट इंक्रीज हुई, तो L प्लस 3 यूनिट, ठीक है। देन एंड द ब्रीथ वाई 2 यूनिट, और ब्रीथ क्या कर रहा है 2 यूनिट, ब्रीथ को भी 2 यूनिट बढ़ा रहा है, मतलब सेकंड ब्रीथ क्या है B2 जो कि हो जाएगी आपकी B प्लस 2 यूनिट, ठीक है। तो जो एरिया है, देन द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया कितना बढ़ जाता है आपका 67 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया क्या होगा यहाँ पे आपका L2 मल्टीप्लाई बाय B2, L प्लस 3 और B प्लस 2। अब अगर हम बात करें तो जो पुराने वाले एरिया से कितना ज़्यादा है, ये 67 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा है, मतलब L प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय B प्लस 2 अगर हम करते हैं तो जो पुराना एरिया हमारा LB था इससे 67 यूनिट ज़्यादा है ना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी मल्टीप्लाई करने में बताया, LB प्लस 2L प्लस 3B इक्वल टू LB प्लस 67, LB से LB कैंसल, ओके। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 लिखना मैं भूल गया, लिख देता हूँ, ठीक है। दिस 6 विल गो राइट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा आपका 2L प्लस 3B 67 माइनस 6 61, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। देखो एक बार और वापस बात समझ लीजिए आपको एक रेक्टेंगल था, उसकी लेंथ और ब्रीथ आपने LB मानी, तो एरिया आ गया LB स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब बात क्या करता है, उसने पहला केस दिया कि जो लेंथ है वो 5 यूनिट कम हो जाती है, तो लेंथ 5 यूनिट कम हुई, पहले L थी तो क्या हो जाएगी L माइनस 5 हो जाएगी। ब्रीथ 3 यूनिट बढ़ जाती है, तो ब्रीथ पहले 3 थी तो बढ़ गई, तो B प्लस 3 हो गई, तो एरिया क्या होना है L1 और B1, हमने इन दोनों को L1 B1 मान लिया था, L1 B1 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ, तो L माइनस 5 B प्लस 3, ये आपका नया एरिया आ गया। लेकिन क्वेश्चन में उसने पहली लाइन में ही बोला है कि ये जो नया एरिया आया है ये पुराने वाले एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम है, 9 स्क्वायर यूनिट कम है, तो हमने क्या निकाल लिया आपका, ये जो एरिया आया हमारा नया वाला, ये पुराने वाले से 9 स्क्वायर यूनिट कम होगा, तो हमने पुराने वाले में 9 कम कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका, या फिर अगर आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आता तो यहाँ पे आप एक और लॉजिक लगा सकते हो, मैं बताता हूँ आपको वो लॉजिक भी, समझिए क्या होता है कि ये वाला एरिया पुराने वाले एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम है, मतलब दोनों एरिया में 9 स्क्वायर यूनिट का अंतर है ना, दोनों एरिया में 9 स्क्वायर यूनिट का डिफरेंस है। तो पहले वाला बड़ा कौन सा है, पहले वाला बड़ा है उनके अकॉर्डिंग, तो ये है, और सेकंड वाला था L1 B1, इससे 9 कम था, ये डिफरेंस होगा इसका, है ना। अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व कर लीजिए, तो भी आपको सेम चीज़ ही मिलेगी, कुछ अलग नहीं मिलना है, कुछ अलग नहीं मिलना है, तो ये वाला बे मेरे अकॉर्डिंग तो बेटर होता है, ठीक है। देन सेकंड केस क्या दिया उन्होंने कि अगर लेंथ 3 यूनिट बढ़ जाए, ब्रीथ 2 यूनिट बढ़ जाए, तो लेंथ 3 यूनिट बढ़ी तो L प्लस 3 होगी, ब्रीथ 2 यूनिट बढ़ी तो B प्लस 2 होगी, तो एरिया क्या हो जाएगा L प्लस 3 B प्लस 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। अब ये जो एरिया है वो पुराने वाले 67 ज़्यादा है, तो पुराने वाले से 67 ज़्यादा कर दिया ना, पुराने वाले 67 ज़्यादा, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों का आप सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। देखिए 1 वाला क्या था मेरा 3L माइनस 5y इक्वल टू 6, 3L माइनस 5y इक्वल टू 6, और 2 वाला आ गया 2L प्लस 3b इक्वल टू 61। किसी के कॉफिडेंट तो सेम करना पड़ेगा, x के कर लेते हैं या y के करें, x के ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमने कर दिया 3 मल्टीप्लाई। कैसे किया जाता पता है आपको, 2 मल्टीप्लाई बाय 6L, 6L माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10b इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 3 का क्या 3 2 6L प्लस 9b इक्वल टू 3 1 3 3 6 18, ये भी हुआ माइनस, ये भी हुआ माइनस, ये भी हुआ माइनस, ये होगा कैंसिल, माइनस इन माइनस प्लस, तो माइनस के 19 भी इक्वल टू माइनस किया 3 माइनस 2 1, और क्या बचा 80 माइनस 1 17, माइनस के 171। जब आप इसे कैंसिल करोगे यू विल गेट v इक्वल टू 9 यूनिट, मतलब ब्रीथ तो आ गई आपकी 9 यूनिट, लेंथ आपको निकालनी है, तो नाउ फ्रॉम 1, देखना देख लेना समझ लेना इतना है ना, कम प्लेसेस मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। फ्रॉम 1 वाला क्या था हमारा, ये था 3L माइनस 5b इक्वल टू 6, क्या ब्रीथ की वैल्यू आई है ना, ब्रीथ पुट कर देते हैं 3L माइनस 5b, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 इक्वल टू 6, तो 3L माइनस 45
इक्वल टू 6, तो 3L इक्वल टू हो जाएगा 51, तो L इक्वल टू हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 स्क्वायर मीटर। देखो इक्वेशन आपको सॉल्व करना आती है, हो सकता है मे बी कहीं मिस्टेक कमिट हो गई हो जल्दी में, है ना, लेकिन आप उसे एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी डाउट, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।